वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूँ लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसके कुछ प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के टॉपिक्स में आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे। सबसे पहले आज हम लोगों को डिस्कस करना है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल के अंदर मोनार्की सिस्टम और डेमोक्रेसी सिस्टम इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर किस तरीके से नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। सबसे पहले अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम। जो नेपाल था वो हिंदू किंगडम था। जब हम प्रीवियस यानी पास्ट की बात करते हैं तो और वहां पर लेकिन धीरे धीरे वहां पर जो सिस्टम था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम में कन्वर्ट होता गया। जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड आता गया, जो नेपाल है वो इन राजा के रूल से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम में कन्वर्ट होने लगा। यानी कुछ संवैधानिक, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो रूलिंग सिस्टम थे उसमें आने शुरू हो चुके थे। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो राजा था उसने आर्मी की मदद से जितनी भी गवर्नमेंट थी, जितना भी वहां का रूलिंग एरिया था, उस सारे रूलिंग एरिया को अपने कंट्रोल में कर रखा था और वो नहीं चाहता था कि वो नेपाल में डेमोक्रेसी को स्प्रेड करे। यानी यहां तक हम देख रहे हैं कि जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बट वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जो वॉइस है वो रेज होनी शुरू हो चुकी है। यानी कि राजा उसको कंट्रोल कर रहा है कि डेमोक्रेसी स्प्रेड ना हो, डेमोक्रेसी के थॉट्स स्प्रेड ना हो और वहां पर जो राजा का रूल है वही बना रहे। इसलिए उसने किसकी हेल्प ली? अपने यहाँ की आर्मी की हेल्प ली। लेकिन 1990 तक आते आते जो राजा था उसने डिमांड मान ली कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना चाहिए। ये वो पीरियड था जिस पीरियड में यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 90s नेपाल में जो मोस्ट थे जिनको हम माओवादी कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था। एक ऐसा ग्रुप जो कि वायलेंटली अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करता था और समय समय पे ये देखने को मिला है कि इस ग्रुप ने जो आर्मी थी उसके साथ वायलेंट संघर्ष किया है। और हम ये जानते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 90s जो मोस्ट ग्रुप था ये नेपाल के ज्यादातर एरिया को प्रभावित कर चुका था मीन्स ज्यादातर एरिया में ये ग्रुप स्प्रेड हो चुका था। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीजें दिख रही हैं, राजा की सेना और मोस्ट ग्रुप। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप और हमें देखने को मिल रहा है, वो है कॉमन पीपल्स ऑफ द नेपाल एंड दे आर डिमांडिंग फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा ने 2002 में फिर दोबारा से जो पार्लियामेंट थी, नेपाल की पार्लियामेंट थी, उसको एबोलाइज किया और जो वहां की गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर दोबारा से राजा का जो रूल है, जो कंट्रोल है, वो स्टार्ट होता है। और 2006 तक आते आते 2002 से लेकर 2006 यानी इन 4 साल के पीरियड में नेपाल के विभिन्न एरियाज में इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड है यानी उसके लिए वॉइस जो है वो लगातार रेज होनी शुरू हो गई। यानी कि इन 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। जगह जगह पर डेमोक्रेसी की डिमांड जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो नेपाल की जनता है वो बहुत ज्यादा उग्र होनी शुरू हो गई थी। उग्र का मतलब यहाँ ये नहीं कि लड़ाई लड़ेंगे, बट दे वांट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल इन देयर कंट्री। क्लियर?
अब इसमें और भी बहुत सारी कुछ चीजें, तब तक आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया बच्चों नोट? तो चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से नेपाल में डेमोक्रेसी अपना जो प्लेस है, अपना जो स्पेस है वो बनाती है। सबसे पहली विक्ट्री जो प्रो डेमोक्रेसी स्ट्रगल की थी वो तब हुई जब नेपाल का जो राजा था, यानी किंग ऑफ द नेपाल जो था, वो इस बात के लिए राजी हुआ कि जो पार्लियामेंट उसने एबोलाइज्ड किए इन 2002, अप्रैल 2002, उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा। मींस जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट थी, जो हाउस था रिप्रेजेंटेटिव्स का, उसको एबोलाइज जो किया, उसको दोबारा रिस्टोर किया। इसका मतलब ये पहला एक स्टेप था जो ये प्रूव करता है कि अब नेपाल किस तरफ बढ़ रहा था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहा था। और हम ये भी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, यानी जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल, इस मूवमेंट को 3 मेन ग्रुप्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। और ये 3 मेन ग्रुप्स हमारे थे, एसपीए, माओइस्ट यानी माओवादी, एंड सोशल एक्टिविस्ट। जो एसपीए था ये 7 पार्टी अलायंस था, यानी 7 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और इस मूवमेंट को नेतृत्व प्रदान किया था। यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि सभी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो जो कि सोसाइटी के बीच से आते हैं, और एक ऐसा ग्रुप जो पूरे नेपाल में प्रभावशाली हो गया था, माओ यानी माओवादी, और पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, ये सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में थे। ठीक है, और यही रीजन है कि राजा को मजबूर होकर वहां पर दोबारा से पार्लियामेंट क्या करनी पड़ी, दोबारा से पार्लियामेंट को लागू करना पड़ा। हम देखते हैं इसके बाद फिर क्या काम रह जाता है, कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ड्राफ्ट करो और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना लो। वही नेपाल में हुआ। नेपाल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसको की जिम्मेदारी दी गई कि वो नेपाल के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करे, जिसके बेस पर आगे भविष्य में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रन की जा सके। और 2008 में आते आते नेपाल ने अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। और हम ये भी देखते हैं कि उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था विद द हेल्प ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको 2015 यानी 2015 में जाकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अडॉप्ट किया और नेपाल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पर, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर साउथ एशिया में देखा जाने लगा। ये पूरा एक स्ट्रगल था नेपाल का कि कैसे नेपाल जो है वो एक मोनार्की सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम की तरफ बढ़ी हुई। एक ट्रांजिशन था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाने के लिए, जनता का, वहां के लोगों का सपोर्ट और वहां के लोगों की डिमांड। क्लियर? कैसे मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग श्रीलंका के बारे में बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्रीलंका के बारे में। वैसे तो श्रीलंका के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन अवर क्लास 10 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। सोशल साइंस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसके बारे में हमने बहुत कुछ श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया और वही चीज यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुई है और दोबारा से वही चीज हम लोगों को देखनी है। और हमारा जो टॉपिक है वो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि 1948 में जो श्रीलंका है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया और जब वो इंडिपेंडेंट नेशन बना था तो वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने यहाँ जो पॉलिसी अडॉप्ट की वो थी मेजोरिटी। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो मेजोरिटी ग्रुप है वो रूल करने का अधिकारी होता है। और हमने ये भी देखा क्लास 10 के चैप्टर में
कि जो श्रीलंका था वहां पर दो कम्युनिटी ग्रुप्स थे, सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। हम ये भी जानते हैं कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो मेजॉरिटी फॉर्म में थे, अप्रोक्स 74% वो वहां पर थे। क्लियर? तो नेचुरल सी बात है, उन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट की उसमें जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उनको प्रेफरेंस दिया गया, उनको पॉलिटिकल सेक्टर में, इकोनॉमिकल सेक्टर में, सभी सेक्टर्स में उनको प्रेफरेंस दिया गया। और जो तमिल स्पीकर्स थे, तमिल स्पीकर्स जो कि इंडिया से माइग्रेट होकर श्रीलंका गए थे, वो तमिल स्पीकर्स जो थे उनको नेग्लेक्ट किया गया था। ये बात हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी। जब उनको नेग्लेक्ट किया गया था तो उन्हीं लोगों ने, जो हमारे श्रीलंका में माइग्रेटेड तमिल पीपल्स थे, उन माइग्रेटेड तमिल पीपल्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, यानी वहां की जो आर्म फोर्सेस थी, उनसे डायरेक्टली स्ट्रगल किया गया। और इस मूवमेंट के लिए वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको कि हम लोग लिट्टे के नाम से जानते हैं। लिट्टे, जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। ये वो पीपल्स थे, तमिल स्पीकिंग पीपल्स, जिनको कि नेग्लेक्ट किया गया था, जिनको कि पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे। और इसी वजह से उन लोगों ने अपना एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया और मिलिटेंट नेशनलिज्म के बेसिस पर एक मिलिटेंट मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया। और इस मूवमेंट में उन्होंने ये डिमांड की कि उनको एक सेपरेट कंट्री फॉर्म करनी चाहिए, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाना चाहिए अगर श्रीलंका में उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते। तो जो श्रीलंका का ईस्टर्न पार्ट था, नॉर्थ और ईस्टर्न जो पार्ट था, इस नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट पर जो लिट्टे थे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। हम जानते हैं कि यहीं से जो श्रीलंका की आर्मी है उसके बीच में और ये जो लिट्टे ग्रुप था इनके बीच में एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। और इस सिविल वॉर ने श्रीलंका में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल नुकसान भी किया। ये सब हम क्लास 10 में पढ़ के आए हुए हैं। और इसी सिविल वॉर में जो हमारी इंडिया की आर्मी थी उसको भी इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर जो तमिल स्पीकर्स थे ये माइग्रेटेड पीपल्स थे, कहां से? इंडिया से। तो नेचुरल सी बात है, इंडियन आर्मी को भी जो इंटरफेरेंस है वो करना पड़ा। और इस सिविल वॉर का काफी समय तक श्रीलंका को सिविल वॉर झेलना पड़ा और इस सिविल वॉर का उसको काफी इकोनॉमिकली नुकसान भी हुआ। क्लियर? तो फटाफट बच्चों इसको देखो, फिर आगे देखते हैं हमें श्रीलंका के बारे में और कौन से पॉइंट जानने। अब लास्ट देखते हैं और देखते हैं कि जो भारत ने श्रीलंका में अपनी फोर्स भेजी थी उस फोर्स को इंडिया ने वापस बुला लिया। इंडिया ने 1989 में जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी थी ताकि वहां का जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सके, वो फोर्स वापस बुला ली, क्योंकि जो श्रीलंकन कम्युनिटीज थी वो इंडिया के इंटरफेरेंस को सही नहीं मानती थी। और बाद में इसके लिए इंटरनेशनल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और यहाँ पर हमारी बुक में दो कंट्रीज का नाम दिया है, नॉर्वे और आइसलैंड, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो लिट्टे था वो लिट्टे कुछ समय के बाद यानी कि लगभग 2009 तक जो लिट्टे ग्रुप था इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और हम देखते हैं इन सब के बावजूद कि श्रीलंका में लगातार सिविल वॉर हुआ, उसने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, लेकिन एक चीज देखने को मिलती है कि जो इकोनॉमिक रेट था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी श्रीलंका की, वो कंटिन्यू बढ़ती रही। वो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बनी, साउथ एशिया में भी कह सकते हैं, साउथ एशिया की पहली एक ऐसी कंट्री बनी
जिसने कि अपने यहाँ पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, फर्स्ट कंट्री। और ये भी देखने को मिलता है कि जो श्रीलंका है उसका जो जीडीपी ग्रोथ है, यानी जो उसकी ग्रोथ जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वो भी लगातार बढ़ती रही। इन सब के बावजूद श्रीलंका ने अपने यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको मेंटेन करने में, उसको स्टेब्लिश करने में कामयाबी हासिल की। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये था हमारा नेपाल और श्रीलंका का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि इंटरनल मैटर्स जितने भी थे साउथ एशिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज के, वो हमें देखने को मिले। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जब तक कि आप इनको समझिए। अगर इनमें कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखकर भेज दीजिए, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। हमने अपना फेसबुक पेज का लिंक, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जिसमें कि आपको सभी तरीके का मटेरियल अवेलेबल होगा अपनी इस वीडियो के साथ, और प्रीवियस कई वीडियोस के साथ हमने वो लिंक शेयर किया है। आप जिस मोड में चाहें उस मोड में अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस, और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।